असम के आसमां तले। लेखक शशिकांत चौथाई वाले। असम में 1960 के दशक में मैं दाखिल हुआ। शुरू से मुझे श्री गुरुजी, बाला साहेब देवरस, रज्जू भैया और सुदर्शन जी का मार्गदर्शन मिला। आज तक मैं यहां कार्यरत हूं। पिछले 6 दशक में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। पूर्वोत्तर भारत में काम बढ़ाना आसान न था। स्वयं सेवकों ने यहां पसीने के साथ खून भी बहाया है। मैं 1960 के दशक में असम गया था। उस समय वहां बहुत विकट परिस्थितियां थी। मैंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। असम में जो हिंदू थे उनके घर जला दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई थी। बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। मुसलमानों के घरों पर क्रॉस का निशान बना दिया जाता था ताकि वे घर पहचाने जा सके और जलाए न जाए। इस तरह का भयानक अत्याचार वहां हो रहा था। 1960 के दशक में ये एक भयानक स्थिति थी। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद संघ के स्वयंसेवकों ने वहां बहुत काम किया। लोगों की मदद करने और उन्हें संभालने के लिए हर तरह का कार्य किया। ये 1962 तक का समय था। 1961 में परम पूज्य गुरुजी असम आए थे। उसके बाद मैं वहां गया था। उसके बाद मेरा पहला संघ शिक्षा वर्ग हुआ। बाद में मुझे परम पूज्य गुरुजी का मार्गदर्शन भी मिला। जब मैं असम आया तो 6 महीने बाद मुझे गुरुजी का एक पत्र मिला था। पत्र में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा था कि असम में हमारा काम कई सालों से चल रहा है। वहां संघ के कई अच्छे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वहां घर जैसा माहौल मिलेगा। 1962 के बाद गुरुजी कई बार असम आए। उस समय गुरुजी ने वहां के धार्मिक संतों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने उनसे कहा, हम घर में धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि असम प्रांत का ईसाईकरण हो रहा है। इसलिए घर से बाहर निकल जाइए। गुरुजी के इस आह्वान का जवाब देते हुए ये धार्मिक संत और उनके शिष्य बाहर निकल पड़े और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का काम संभाल लिया। असम जाने से पहले मैं गुजरात में था। एमएससी पास करने के बाद मैं गुजरात गया था। जब मैं वापस आया तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि क्या आप असम जाएंगे। इससे पहले मैं कभी नागपुर से बाहर नहीं गया था, लेकिन मेरे बड़े भाई गुरुजी के संपर्क में थे। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि ये कभी नागपुर से बाहर नहीं गया है, चिंता की कोई बात तो नहीं है ना। तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, वो चला जाएगा। असम जाना बहुत मुश्किल था। आज कोलकाता से गुवाहाटी पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन तब वही यात्रा 40 घंटों की होती थी। इस दौरान श्री गुरुजी से कई बार संपर्क हुआ। उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताऊं, यह बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक थे। उन्होंने गुरुजी के निधन के बाद लिखा था, ममता मां की, प्यार पिता का, स्नेह मित्र का, साधना गुरु की। श्री गुरुजी ने हमेशा हमारे प्रति अपनापन दिखाया। इस बारे में मैं एक अनुभव बताना चाहूंगा। एक बार असम में संघ की एक बैठक हुई थी। बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को एक पत्र लिखना चाहिए। तब एक प्रचारक ने कहा, हम तो पत्र लिखते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। इस पर गुरुजी ने कहा, मैं पत्र लिखने के बाद जवाब दूंगा, लेकिन यह समझिए कि पत्र क्यों लिखना है। कोई भी उत्तर की उम्मीद में पत्र न लिखे। आप अपना घर छोड़कर यहां असम में इतनी दूर आए हैं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपका काम कैसा चल रहा है? काम में मन लग रहा है या नहीं? स्वास्थ्य कैसा है? यह मुझे कैसे पता चलेगा? अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसे सुलझाऊंगा, उसे हल करने की कोशिश करूंगा। हमें गुरुजी का यह अपनापन समय समय पर देखने को मिला। मेरे परिवार के साथ गुरुजी का पुराना संबंध था। वे हमारे घर आते थे। मेरे बड़े भाई का
गुरुजी के साथ नियमित संवाद होता था। श्री गुरुजी की तरह बाद में बाला साहेब देवरस से भी मेरा परिचय हुआ। उनके पास तुरंत फैसला लेने की कला थी। वे किसी भी समस्या को तुरंत हल करने पर जोर देते थे। एक बार मैं नागपुर में एक बैठक के लिए आया था। स्टेशन जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। तब बाला साहेब ने तुरंत कहा, अरे मेरी गाड़ी ले जाओ। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना अपनी गाड़ी दे दी थी। वे इतनी जल्दी फैसले लेते थे। असम आंदोलन में बाला साहेब का काम महत्वपूर्ण था। वहां घुसपैठियों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उस दौरान हिंदू समाज में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बाला साहेब ने असम में आह्वान किया कि हर जिले में हिंदू सम्मेलन आयोजित करे। उस समय वहां के कुछ स्थानीय लोगों और मुसलमानों के विरोध को झेलते हुए भी उन्होंने हिंदू सम्मेलन आयोजित किए। उनका मानना था कि कोई भी हिंदू किसी भी देश का हो, उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। न हिंदू पतितो भवेत की तर्ज पर हम न हिंदू विदेशी भवेत कहने लगे। असम में मैं नगर प्रचारक था, फिर जिला प्रचारक बना, विभाग प्रचारक बना। 1987 में मैं प्रांत प्रचारक बना। हालांकि उस समय केवल असम ही प्रांत नहीं था, पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य इसमें शामिल थे। मैंने 1994 तक प्रांत प्रचारक के रूप में काम किया। उसके बाद असम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक उत्तर असम और दूसरा दक्षिण असम। उस समय गुवाहाटी का कार्यालय आडगांव क्षेत्र में था। यह कार्यालय केशवराव बावरी जी के घर की पहली मंजिल पर था। एक बार यात्रा के दौरान हम रात में कार्यालय में ही रुक गए। अगले दिन मैं मधुकर जी लिमिये के साथ निकला। पहले कामाख्या देवी के दर्शन किए, वशिष्ठाश्रम गए। उसके बाद ठाकुर राम सिंह जी ने नौगांव में काम करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मधुकर जी नौगांव के विभाग प्रचारक थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा काम शुरू हुआ। मैंने धीरे धीरे नौगांव नगर के काम के स्वरूप को समझने की कोशिश की। वहां के प्रमुख लोगों से संपर्क स्थापित होने लगा। असमिया भाषा सीखने के लिए मैंने शिशु वर्ग की किताबों में असमिया अक्षरों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास शुरू किया। इस भाषा के कई शब्द संस्कृत से निकले हैं। अक्षरों को लिखने का तरीका भले ही अलग है, फिर भी वे देवनागरी अक्षरों से मिलते जुलते हैं। कुछ ही दिनों में मैं असमिया भाषा पढ़ने और समझने लगा था। बाला साहेब देवरस की तरह रज्जू भैया का अनुभव भी अलग था। रज्जू भैया बहुत किफायती थे। एक बार उन्होंने एक वरिष्ठ प्रचारक से पूछा कि यहां प्रचारकों पर कितना खर्च आता है। प्रचारक ने होने वाला खर्च बताया तो रज्जू भैया ने कहा कि यहां तुम्हारा खर्च ज्यादा हो रहा है। तब प्रचारक ने कहा कि असम में चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा है। एक बार रज्जू भैया ने मुझसे कहा, चलिए शशि जी, बाहर घूम कर आते हैं। उन्होंने कहा और हम निकल पड़े। रज्जू भैया ने कहा, बाजार चलते हैं। फिर हम बाजार गए। तब रज्जू भैया ने हर एक चीज की कीमत जानी। सुदर्शन जी का अनुभव भी एकदम अलग था। वे कई वर्षों तक असम के प्रभारी थे। उनके सर संघ चालक काल में वे संघ के सभी प्रकार के शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों पर बहुत जोर देते थे। एक बार बाला साहेब देवरस एक कार्यक्रम में आए थे। उस समय सुदर्शन जी ने शारीरिक कार्यक्रम का अभ्यास शुरू किया, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार बाला साहेब खुद तंबू से बाहर आए और इस अभ्यास को रुकवाया। ये दिखाता है कि सुदर्शन जी ने शारीरिक पाठ्यक्रम के लिए कितना जोर लगाया था। जब मैं असम आया तो श्री गुरुजी ने शाखा शुरू की। रोज शाखा के बाद स्वयं सेवकों के घर जाना उनकी दिनचर्या थी। एक घर में जब वे गए तो उस परिवार ने पूछा कि हमारा बेटा शाखा में जाता है, तो ये शाखा है क्या? तब गुरुजी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उस गृहस्थ ने संघ का नाम सुना और उसे गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं बोलना है, आप तुरंत यहां से निकल जाइए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जिस संघ ने गांधी को मारा, उस संगठन का व्यक्ति मेरे घर आया है तो मेरा क्या होगा। ये उसके पीछे की भावना थी। वहां की 8वीं कक्षा की किताब में भी ये छपा था कि संघ ने गांधी को मारा। नाथुराम गोडसे संघ का स्वयंसेवक था। तब उस किताब के प्रकाशक प्रिंटर पर मुकदमा दायर किया गया था
तब उस प्रकाशक ने माफी मांगी थी। जब मैं नौगांव आया तो मधुकर राव लिमये वहां के प्रांत प्रचारक थे। वहां की परिस्थितियां विकट थी, कोई भी वहां आना नहीं चाहता था। शाखाएं कभी लगती थी, कभी बंद हो जाती थी, ऐसी परिस्थिति थी। भाषाई तनाव बहुत ज्यादा था। कोई भी असमिया व्यक्ति बंगाली बोल सकता है, ऐसी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी काम किया। लिमये ने हमसे कहा कि संघ के काम का श्री गणेश आपको ही करना है, आप असम में हैं। लिमये ने हमसे ये कहा, आप बाला साहेब देवरस के संघ में नहीं बल्कि डॉक्टर हेडगेवार के संघ में हैं, ऐसा समझकर काम करें। इसका मतलब था कि उन्हें यह कहना था कि तुम्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी। आपातकाल के दौरान भी हम वहां थे। हम भूमिगत रहकर काम कर रहे थे। उस समय का एक प्रसंग बताना चाहूंगा कि हमें सुबह पता चला कि आपातकाल घोषित हो गया है। जून महीने की वो घटना थी। उस समय संघ के प्रचारक एकनाथ जी रानडे और रज्जू भैया आए और उन्होंने बताया आपातकाल घोषित हो गया है, संघ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा था, इसलिए मधुजी का जोर था कि 30 जून को ही संघ शिक्षा वर्ग समाप्त कर दिया जाए। बाद में स्थिति और बिगड़ गई, इसलिए संघ शिक्षा वर्ग जारी रहेगा, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। 29 तारीख को सुबह की कक्षाएं बंद करने का फैसला लिया गया। तब पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया, लेकिन स्वयंसेवकों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये वादा करते हुए पुलिस ने एक फॉर्म भरने को कहा। उसमें कुछ सवाल थे। मैं एक सवाल के बारे में बताता हूं। वो सवाल था कि इंदिरा गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद चंद्र सिन्हा के बारे में आप क्या सोचते हैं? मणिपुर के स्वयंसेवकों को अंग्रेजी में उस सवाल का जवाब ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, इंदिरा गांधी इज वेरी ब्यूटीफुल। पुलिस के सामने यह सवाल था कि फॉर्म में ऐसा जवाब कैसे लिखे? तब सुभाष सरवटे नाम के प्रचारक ने जवाब दिया, दे आर करप्ट पर्सन्स एंड इनकेपेबल टू रूल द कंट्री। इस पर पुलिस को गुस्सा आ गया। पुलिस ने पूछा, आपातकाल के दौरान ऐसा जवाब चलेगा क्या? लेकिन सरवटे ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन जो जवाब मैंने बताया है वही तुम्हें लिखना होगा। वहां के काम से हमें बहुत फायदा भी हुआ। नौगांव में जो संघ का प्रांत कार्यालय था, वहां केवल सोशलिस्ट पार्टी के एक व्यक्ति से मेरे अच्छे संबंध थे। आपातकाल के दौरान वे मेरे संपर्क में आए। बाद में वे जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने संघ के कार्यालय के लिए मदद की। इस पूरे काल में कई अनुभव हुए। खासकर आपातकाल के दौरान भूमिगत रहना पड़ा, अपनी पहचान छिपानी पड़ी। ऐसे निर्देश थे, किसी भी प्रचारक को पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसके निर्देश पर मैंने मूछें कटा ली। बाद में ब्रह्मपुत्र नदी पार करके डिब्रूगढ़ में जगन्नाथ दत्त के पास गया। उन्होंने मुझे एक फुल पैंट और शर्ट पहनने के लिए दिया। मैं उसे पहनने से मना कर रहा था। फुल पैंट में मेरा रूप देखकर घर के सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा धोती, कुर्ता, पायजामा पहनता था। नागपुर में भाभी ने मुझे फुल पैंट पहनने का जोर दिया था, लेकिन तब मैंने मना कर दिया था। आखिरकार इंदिरा गांधी की वजह से मुझे फुल पैंट पहननी पड़ी। मेरी किताब में मैंने कुछ अनुभव लिखे हैं। तब मैं एक परिवार के यहाँ ठहरा था, 2 बच्चे और माँ, ऐसा वो परिवार था। एक बार एक रिश्तेदार उनके घर आए। वे कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौगांव में प्रोफेसर हूं। तो उन्होंने पूछा, आपका घर कहाँ है? इस पर मैंने बताया, मेरा घर भोपाल में है। फिर उन्होंने सवाल किया, आपका परिवार कहाँ रहता है? तब मैंने बताया, मेरा परिवार भी भोपाल में है। फिर उन्होंने पूछा, आप परिवार से इतनी दूर कैसे रहते हैं? तब मैंने उनसे कहा, नौकरी लग जाने की वजह से अब परिवार से दूर यहां रह रहा हूं। क्या करूं, कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं। झूठ बोलना जरूरी था। फिर उन्होंने पूछा, लड़का क्या करता है? तब मैंने बताया, वो 11वीं में पढ़ता है। सच तो यह है कि मेरी शादी की उम्र भी नहीं थी। तब मैं 37 साल का था। लड़का 11वीं में होगा
तो मेरी उम्र क्या होनी चाहिए ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने ये बहाना बनाया कि हमारे यहां जल्दी शादी करते हैं। असम आंदोलन के बहाने संघ के सामने फिर से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। वहां चुनाव हुआ। तब पता चला कि बांग्लादेश से वहां आए हुए मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तब विदेशी हटाओ आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन में विदेशी कौन, ये सवाल आया। अगर कोई मारवाड़ी है तो वो भी विदेशी, बंगाली है तो वो भी विदेशी, असमिया छोड़कर बाकी सब विदेशी, ऐसा ही कहा जा रहा था। लेकिन हमने जोर देकर कहा कि जो बांग्लादेश से यहां शरणार्थी आए हैं वे विदेशी नहीं हैं। हमने लोगों को समझाने की कोशिश की। असम के आंसू आंदोलन के बाद वहां असम गण परिषद की स्थापना हुई। उससे असम में उग्रवाद पैदा हुआ। उल्फा जैसे संगठनों ने यह प्रचार करना शुरू किया कि असम भारत का हिस्सा ही नहीं है। संघ अखंड भारत का समर्थक होने के कारण उल्फा ने संघ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस आंदोलन में संघ के 4 कार्यकर्ताओं और प्रचारकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे संघ के काम में बाधा आई, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से शुरू हो गया। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद हमने काम जारी रखने का फैसला लिया। मुरली मनोहर नाम के एक प्रचारक थे। उल्फा के लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। 3-4 महीने तक खोजबीन जारी रही, लेकिन वे नहीं मिले। वे केरल से आए थे और इन उल्फा के लोगों की मांग थी कि वे केरल वापस चले जाए, लेकिन मुरली मनोहर ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुरली मनोहर का बाद में पता ही नहीं चला। ये अभी भी एक रहस्य है। पुणे के प्रमोद दीक्षित ने भी असम में प्रचारक का काम शुरू किया। उन्हें बरपेटा जिले का काम दिया गया था। मैंने आकाशवाणी पर सुना कि दीक्षित की कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी गई और मेरा मन सुन्न हो गया। ओम प्रकाश चतुर्वेदी, शुक्लेश्वर मेधी, मधुमंगल शर्मा की भी इसी तरह हत्याएं हुई। जब मैं असम आया तब संघ के एक हितचिंतक थे। उनका बेटा संघ का स्वयंसेवक था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने एमएससी किया है, अरुणाचल प्रदेश में कई अच्छी नौकरियां हैं, वहां क्यों नहीं कोशिश करते? वहां वेतन भी अच्छा मिलेगा, संघ का काम भी कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं नागपुर से नौगांव आया हूं। अरुणाचल प्रदेश मेरे लिए कुछ दूर नहीं है, लेकिन संघ ने आज्ञा दी तो मैं जाऊंगा। तब मैंने उन्हें यह सुझाव दिया कि आपका बेटा यहां काम कर रहा है, उसे वहां भेजा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वो आपको वहां से पैसे भेजता रहेगा। तब उन्होंने कहा, मेरा बेटा इतनी दूर कैसे जाएगा? बेशक वे मेरे कहने का मतलब समझ गए। हालांकि इस परिवार के साथ अभी भी अच्छे संबंध है। उनका बेटा अब संघ चालक है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को देखें तो असम और अन्य राज्यों की स्थिति अलग थी। नागालैंड ईसाई बहुल था, मिजोरम भी ईसाई प्रभाव में था, इसलिए हमें इन जगहों पर अलग अलग तरह के काम करने पड़े। मध्य प्रदेश से एक प्रचारक असम आए, उन्हें मेघालय भेजा गया। जब वे वहां गए तो लोग उनसे पूछने लगे कि आप यहां क्यों आए हैं, हम तो ईसाई हैं। तब उन्हें यह जवाब दिया गया कि ठीक है, आप ईसाई हैं, लेकिन 150 साल पहले आप कौन थे? आपका ईश्वर कौन था? उसकी पूजा करें। अरुणाचल में नागपुर के एक प्रचारक हैं, उनका नाम देशकर है। उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि आप पहले किसकी पूजा करते थे? तब वे कहते थे कि हमारा देवता रंगफरा था। तब उस देवता के फोटो कैसे थे, उसकी तस्वीरें कैसी थी, उनके वर्णन के अनुसार हमने वे तस्वीरें बनाई। बाद में उन्होंने भी इस फोटो को स्वीकार कर लिया। उसे प्रिंट करके लाया गया, मूर्ति बनाई गई, मंदिर बनाया गया। इस तरह भारतीय श्रद्धा और संस्कृति के सिद्धांत पर आधारित काम शुरू हुआ। माय होम इंडिया नामक संस्था ने भी वहां काम शुरू किया। आचार्य गिरिराज किशोर की वजह से सील यानी कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग परियोजना की शुरुआत हुई। इससे पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के छात्रों का असम से संबंध बना। हमने उन्हें असम में बुलाया। अरुणाचल में अब हमारा काम अच्छा हो गया है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। सरसंघचालक मोहनराव भागवत भी वहां होकर आए हैं। 2020 में मैंने मेरी प्रचारक यात्रा नामक किताब लिखी। इसमें मैंने असम में अपने काम के बारे में लिखा है। मराठी में माझी प्रचारक यात्रा ये किताब पुणे में प्रकाशित हुई है। इसका असमिया और बंगाली भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। आपातकाल के दौरान
पूर्वोत्तर के लोगों को जो भी अनुभव हुए, जो लोग जेल में थे, भूमिगत थे, उनके अनुभवों पर अब मैं किताब लिखूंगा। लेखक पूर्वोत्तर भारत के वरिष्ठ संघ प्रचारक हैं।